बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक्स रजिस्टर सर्किट के बारे में जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो रजिस्टर सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें रजिस्टिव कंपोनेंट रजिस्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं। उनको हम इलेक्ट्रिकल मुख्तलिफ टेक्निक लाइक्स ओम लॉ से किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू हम सॉल्व आउट करते हैं। तो ये आपका लेक्चर प्रीवियस वाले साथ रिलेट करेगा। उसमें हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन सर्किट ऐसा होता है जिसमें आपके वोल्टेजेस आपके अकॉर्डिंगली रजिस्टर के डिवाइड होते हैं, और वोल्टेज डिवीजन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वैल्यूज़ ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस के और जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है उसकी वैल्यू के। लाइक इसमें आप देख लें, एनी सर्किट इज़ अ वोल्टेज डिवाइडर, सो द आई आर वोल्टेज ड्रॉप आर प्रोपोर्शनल पार्ट्स ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। सो जो वोल्टेज ड्रॉप है लाइक V1 है जो कि R1 के क्रॉस है, V2 R2 के क्रॉस है, और V3 जो है वो R3 के क्रॉस है। सो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिपेंड करेगा आपके जो टोटल सप्लाई वोल्टेज के हैं। मीन्स के जितनी आपके सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होंगे उतना आपका करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो इट्स मीन आपका वोल्टेज ड्रॉप भी आपका चेंज होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। अगर आपका करंट बढ़ता है तो वो प्रोपोर्शनलिटी है आपके वोल्टेजेस के। सो आपका जो आई है, आई मीन्स के टोटल करंट, वो इन केस में बढ़ेगा जब आपके टोटल वोल्टेज बढ़ेंगे। तो ये वोल्टेज डिवीजन का जो एक रूल था जो कि हमने लास्ट शायद लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि हम किस तरह हमने V1 V2 V3 अगर फाइंड करने हो तो हम उसको किस तरह वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें ओम लॉ बताता है कि V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। अगर हमने V1 फाइंड करने हैं तो V1 इज़ इक्वल टू आई इंटू R1। अब आई क्योंकि सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट की एक प्रॉपर्टी जो कि इम्पॉर्टेंट है कि सीरीज सर्किट में आपका करंट सेम होता है। सो हमने V1 और V2 के लिए सिंपली आई ले लिए। तो V1 आपका वोल्टेज ड्रॉप जो रजिस्टर के क्रॉस है विच इज़ आई इंटू R1, क्योंकि अब जो आई है सीरीज सर्किट में वो सेम होता है। सो विच इज़ इक्वल टू आई। अब R1 की वैल्यू में गिवन है जो, और जो I है टोटल करंट, ये देखें यहाँ से आ रहा है विच इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू V बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। मीन्स कि V टोटल बाई आर। आर मीन्स कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस है कितनी, R1 R2 और R3, इनको हम समअप करेंगे तो ये आपका V R टोटल आ जाएगा। सो R1 आपका ये जो पहले गिवन है, और I की वैल्यू जो आपने V बाय RT लगा लिया है जो कि आपका ये आ गया। इसी तरह अगर आपने V2 फाइंड करना है, V3 फाइंड करना है तो सिंपली आप अगेन आप V2 के लिए आप R2 यूज़ कर लेंगे, V3 के लिए R3 यूज़ कर लेंगे। और ये जो पोलैरिटीज़ हैं ये आपकी कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंगली है, यानी कि आपका फ्लो ऑफ करंट जहाँ से हो रहा है तो इसमें जब जिस आपके ब्रांच में करंट इन हो रहा होता है उस साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जहाँ से आपका करंट आउट हो रहा होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपकी इमेजिनरी करंट की डायरेक्शन है। सो इन केस अगर हम जहाँ पोलैरिटी चेंज कर लेते, मीन कि आपके टोटल वोल्टेज जो आपकी VT है या V सोर्स है इसकी पोलैरिटी हम ये नेगेटिव कर लेते फिर, और ये वाली पॉजिटिव इसको हम रिवर्स कर लेते, तो आपकी या तो आपकी ये जो पोलैरिटीज़ हैं इनकी ये पोलैरिटी की डायरेक्शन चेंज होती, या जो आपका फ्लो ऑफ करंट है वो चेंज हो जाएगा। सो समटाइम आप देखते होंगे करंट के साथ नेगेटिव लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट में होनी चाहिए थी। इसी तरह करंट डिवीजन रूल CDR जो कि आपका पैरेलल सर्किट के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लें कि जो वोल्टेज डिवीजन रूल है वो आपका सीरीज सर्किट पे इम्प्लीमेंट होगा, और जो करंट डिवाइडिंग रूल है वो आपका पैरेलल सर्किट पे अप्लाई होगा। और आप ये भी देख लें कि जब आप सीरीज सर्किट आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप वोल्टेजेस की बात करते हैं, और जब आपका पैरेलल सर्किट है या आपका CDR है तो वहाँ पर आप करंट की बात करेंगे। सो ये वाला एक अगर आप इस नोट की बात करें जहाँ पर ये I1 आपका इसमें R1 के थ्रू फ्लो कर है और I2 जो है वो R2 के। तो करंट डिवीजन रूल हमें क्या बताता है कि किसी भी पैरेलल सर्किट में जो आपका करंट डिवीजन होता है यानी जो टोटल करंट है वो आपका उसके अकॉर्डिंगली जितनी उसकी पैरेलल ब्रांचेज हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो आपका इसके क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I इज़ इक्वल टू V बाई आर, और देख लें आप जो I और R है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो
जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतना उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना उस ब्रांच में से करंट कम फ्लो करेगा। अब देखिए ये वाली एक ब्रांच है, ये जिसके साथ R1 कनेक्टेड है, ये भी एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, और ये आपका एक लूप बन जाते हैं। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे ब्रांच और लूप के बारे में भी। सेम इसी तरह करंट डिवीजन रूल लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था। यहाँ पर सिंपली एक बार इसकी फिर वो कैलकुलेशन आ गया है। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर आप सिंपली आपने इस तरह करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे एग्जांपल लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी थी, तो आप इसको अगेन देख सकते हैं। आपने इसमें आपने करंट डिवीजन रूल लगाना है, या आपने जो कुछ आपने चीज़ फाइंड करनी है, सिंपली पहले क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन हुई है कि आपने बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल आपने क्या फाइंड करना है, Vx, देन फाइंड द सोर्स करंट। यानी आपने Vx मीन्स के आपकी सोर्स वोल्टेज एंड देन सोर्स करंट। सोर्स करंट का मतलब ये है कि टोटल करंट जो आपका ये सोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसको हमने Ix से या I1 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ होगी, देखें कि आपने क्योंकि अगर टोटल करंट और टोटल वोल्टेज फाइंड करने हैं तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आपको टोटल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। उसके थ्रू आप सबसे पहले आप टोटल करंट फाइंड कर लेंगे और देन फिर आप टोटल वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर उसने किसी ब्रांच का, किसी और पॉइंट का, किसी नोड पे अगर उसने आपको वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देन उस सर्किट को आप रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्व करके, सॉल्व तो हुआ होगा, सिंपली हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और वहाँ से आप फॉर एग्जांपल अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ये Vx आपका इस पॉइंट पे है, तो अगर आप इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लें तो डेफिनेटली वही आपके R2 के क्रॉस होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। लेकिन जो आपके यहाँ पर वोल्टेज हैं, सोर्स वोल्टेज फॉर एग्जांपल ये 100 वोल्ट्स हैं, ये देखें ये वोल्ट आपके इस रजिस्टर के क्रॉस पहले ड्रॉप होंगे, देन कुछ बच जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये दोनों रजिस्टर R2 और R3 पैरेलल में है और R1 इनके सीरीज़ में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपने सीरीज़ और पैरेलल सर्किट को सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। तो अब उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर गिवन है कि आपने एक और एप्लीकेशन है कि आपने करंट डिवीजन जो प्रिंसिपल है वो आपने किस तरह अप्लाई करना है। अब 3 ब्रांचेस आ गई हैं, 3 ब्रांचेस को आप इक्विवेलेंटली 2 ब्रांच में करें, देन सिंगल में करें, और देन आप अब इसमें ये आपको बता रहा है कि आपने I1 करंट फाइंड करना है। और अगर आप फिगर में देखें जो I1 करंट है वो R1 के थ्रू फ्लो हो रहा है, इसमें से फ्लो कर रहा है। सो इट्स मीन कि आप इन 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व कर लें, ठीक है, उनकी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, और देन ये आप इस पर करंट डिवीजन रूल लगा के, क्योंकि आपने I1 फाइंड करना है तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है R इक्विवेलेंट के लिए। तो सेम इस तरह ये आपका इसको आपने क्योंकि I1 फाइंड किया था, I1 फाइंड करना है तो उसके लिए ये आपको जो प्रीवियस आपको टेक्निक बताई थी कि आपके 2 या 3 रजिस्टर पैरेलल में है तो उस पर आपका करंट डिवीजन रूल किस तरह लगता है। सेम नेक्स्ट एग्जांपल में आपने बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल आपने वोल्टेज फाइंड करनी है, कौन कौन से, V1, V2, V3, V4 फिगर ए में। सेम इस तरह आप अगर फिगर बी में चले जाएं तो आपने V1, V2 और V4। अब देखें जो फिगर 2 में अगर आप देखें, फिगर 1 तो इजी है, आप सिंपली इसको सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे। इसमें अगर देखें तो आपने V2 फाइंड करनी है। अब V2 इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस भी है, इट्स मीन कि अगर आप किसी एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे तो वो क्योंकि पैरेलल में है, आप चाहे VR3 फाइंड करें या VR2, ये सिंपली नोटेशंस हैं, इसका कोई नहीं है, आपको सिंपली अपने याद करने के लिए। अब V3 का मतलब यह है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टिव 3, एंड V2 का मतलब है कि आपने जो वोल्टेज फाइंड करने हैं अक्रॉस R2 के फाइंड करने हैं। इसी तरह अगर मैं V1 कह दूं तो उसका मतलब यह है कि वोल्टेज अक्रॉस R1 के। तो सेम इस तरह ये आप इसके आप जो पहली फिगर है उसमें अगर आप देखें कि जो पहला सर्किट है उसमें सीरीज़ कम्बिनेशन में आप उसके थ्रू R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे जिसको RT का नाम दिया गया। अब ये चारों रजिस्टर आपकी सीरीज़ में, तो सीरीज़ सर्किट में क्या होता है, अगर आपने R इक्विवेलेंट, RT, R टोटल फाइंड करनी हो विच इज़ सम ऑफ ऑल रजिस्टर, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, हमने V1 फाइंड करना है,
तो जो इसका एक और शॉर्टकट वे ये भी है कि जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने हैं उस रजिस्टर की वैल्यू ऊपर आती है R1। अब हमने क्योंकि V1 फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेजेस एंड डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर V2 की मैं बात करूं तो V2 में R2 में की रेजिस्टेंस की वैल्यू न्यूमिनेटर में आएगी, देन मल्टीप्लाई बाय Vs और देन डिवाइडेड बाय RT। तो सेम इसी तरह V3 V4 हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमने टोटल वोल्टेज देखनी है कि हमने जो वोल्टेजेस की वैल्यू निकाली है तो क्या अकॉर्डिंग टू हमारे KVL के जो टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 है विच इज़ इक्वल टू Vs है भी या नहीं। हमने ये इसको सॉल्व आउट किया, इट्स मीन कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमारी ठीक है। सेम फिगर बी जो आपका क्वेश्चन था इसमें आपने अगेन अब ये देखें, अगर सबसे पहले R2 और 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके R2 और रजिस्टर R3 दोनों पैरेलल में है, इनको पैरेलल कम्बिनेशन में सॉल्व करके हमारी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। मीन्स कि इन दोनों को सॉल्व आउट करके एक आ जाएगी। देन ये देखें R1, ये R23 और R4 ये अब तीनों सीरीज़ में आ जाएंगे, तो इनका हमने ये सीरीज़ इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कर लिया। देन अब हमने V1 फाइंड करना है। V1 हमारे इस रजिस्टर के क्रॉस है। अब ये देखें R1, ये R23 और R4 ये हमारे सीरीज़ में थे, तो इसके लिए हम VDR वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं, क्योंकि हमने V1 फाइंड करनी है। तो R1 की वैल्यू न्यूमिनेटर में टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय RT ये वाली होगी जो हमने टोटल फाइंड की है। इसी तरह V2 हमने फाइंड करना है, आपकी पैरेलल में है, तो V2 इज़ इक्वल टू आल्सो V3। V4 फाइंड करना है, अगेन वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे और इनको हम सम करके देख लेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, उसमें ये हमने आप करंट डिवीजन रूल लगाना है। करंट डिवीजन रूल लगा के हमने I1 और I3 फाइंड करना है। और I1 अब इस ब्रांच में से, इन दो ब्रांचेस में से फ्लो कर रहा है और I3 इसमें से कर रहा है। ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसमें आपने I1 I2 I3 फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपका सोर्स करंट गिवन है, तो बाय यूजिंग आप करंट डिवीजन रूल आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। रेजिस्टिव सर्किट में आपका नोड वोल्टेज एनालिसिस ये क्या होता है? नोड आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हों, यानी एक आपका कोई कंपोनेंट है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटिव है, वो आपके किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर आपके दो कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड हों, वो वाला पॉइंट आपका नोड कहलाता है। देखते हैं, आल्दो सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट हो इन केस, और उसमें हम वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल दोनों इजीली हम निकाल सकते हैं अगर हमारा सीरीज़ और पैरेलल का सर्किट हो। इन केस अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए जिसको हम ओम लॉ से या KVL से, KCL से अगर हम फाइंड आउट ना कर सकते हो, तो उसके लिए फिर हम ये जो नोडल एनालिसिस है, नोड वोल्टेज, जिसको हम नोड वोल्टेज एनालिसिस भी कहते हैं, एक और टेक्निक है मैश एनालिसिस है, एक लूप एनालिसिस है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनको यूज़ करके हम सर्किट को सॉल्व आउट कर सकते हैं। मींस कि हमने सर्किट में किसी भी ब्रांच का करंट फाइंड करना है, किसी की वोल्टेजेस फाइंड करनी है, तो अगर हम इजीली बाय यूजिंग ओम लॉ या किरचॉफ लॉज के थ्रू हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो देन हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। जब आपके सामने कोई सर्किट आए तो सबसे पहले आपने उसको देखना है कि आप क्या उसको इजीली बाय यूजिंग ओम लॉ, किरचॉफ लॉ सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो देन वेल एंड गुड। इन केस अगर नहीं कर सकते तो देन आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे। लाइक आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, एक रजिस्टर R3 या R1 है, R4 है, R5 है। तो इन केस अब जब इसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने VR3 फाइंड करने यानी V3 फाइंड करने, तो क्या आप इजीली कर सकते हैं? नो। आप अगर इस पर ओम लॉ लगाते हैं तो ओम लॉ कैसे लगाएंगे? ये देखें, ये R2 R3 आपस में आपके ख्याल में सीरीज़ में है नहीं। अब R2 और R3 के बीच में आपका R4 लगा हुआ है, तो अगर आप कहते हैं कि R1 जो है वो R2 और R3 के पैरेलल में है, वेल एंड गुड, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे आपका R5 भी कनेक्टेड है। आप सिंपली ये समझ लें कि आप ये जो सर्किट है आप इसको बाय यूजिंग ओम लॉ सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमने ये जो न्यू टेक्निक पढ़े हैं जिसको हम नोड वोल्टेज एनालिसिस, अब उसमें हम मुख्तलिफ नोड्स बनाएंगे। अगर आप देखें, एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पर आपके सोर्स का ये ग्राउंड टर्मिनल, इस रजिस्टर का टर्मिनल और इस R5 का टर्मिनल कॉमन है।
तो इट्स मीन कि ये हमारा रेफरेंस नोड हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ रेफरेंस टर्मिनल अटैच है। एक ये नोड है हमारा, एक ये नोड है, एक ये नोड है। इसके अलावा देख लें आपका और कोई नोड नहीं बनता। सो नोड एनालिसिस आल्सो नेम एज नोड वोल्टेज एनालिसिस। इसमें हम क्या एनालाइज करते हैं कि सर्किट के डिफरेंट नोड्स के नाम देते हैं जहाँ पर हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इस नोड का नाम दे दिया है, इसको हम V1 कह दें, इसको V2 V3, तो ये हमारे 3 नोड हो जाएंगे। इन नोड्स में हम वोल्टेजेस फाइंड करेंगे। सो अब इनको हमने सॉल्व किस तरह करना होगा इन सर्किट्स को। अब इसमें हम लाइक सब्स्टिट्यूशन यानी वैल्यूज पुट करेंगे। कुछ हम अब 2 या 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, उनको हम आपस में सॉल्व आउट करेंगे। अब उसमें एक टेक्निक आपकी सब्स्टिट्यूशन वाली है, उसमें एलिमिनेशन की टेक्निक है, एक कंपैरिजन की है। देन आप उस इक्वेशन को बाय यूजिंग मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब उसमें आपकी 2 टेक्निक्स हैं, इन्वर्जन मेथड्स है, क्रैमर रूल्स हैं, या फिर आप इन इक्वेशंस को, इन सर्किट्स को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। और अगर सबसे इजी वे आपका बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर में सिंपली इसकी इक्वेशन इनपुट करें, उसको सिमुलेट करें और आपको डिफरेंट नोड्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जिस तरह एक ही इक्वेशन गिवन है x + y = 2, 2x + y = 8। सो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक में क्या होगा कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करेंगे कि इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, यानी कि ये देखें x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 2 - x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देन 2 में जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पर हम 2 - x कर देंगे और उससे हम एलिमिनेट कर देंगे। देन एलिमिनेट करने के बाद क्या होगा, हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन से ये होगा कि आपका एक वेरिएबल में आंसर आ जाएगा। और देन अभी देखें इसको, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। देन उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और देन आपकी बाय यूजिंग कंपैरिजन आपकी दूसरी वैल्यू, मतलब ये जो हमने लास्ट स्लाइड में डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी हैं उनके थ्रू हम इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स इन्वर्जन थी, डिफरेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये आपने पढ़ा होगा कि इस तरह आपने वहाँ से इन्वर्स निकाल के, इसका एडजॉइंट निकाल के, और जो क्रैमर रूल आपने पढ़ा था उसके थ्रू भी आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्रैमर रूल में हम ये देखेंगे कि ये नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स होनी है। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको पता होगा कि जब आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं विच इज़ इक्वल टू 0 और नॉन ज़ीरो, देन हम वहाँ से इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ये इस स्लाइड्स में आप देख लें कि आपने जो लास्ट में डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, मैट्रिक्स के थ्रू, यानी कि आपने जो नोड एनालिसिस है उसमें जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इन इक्वेशन को आप किसी भी टेक्निक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि एट अ टाइम आप 2 टेक्निक्स को लें, उनको सॉल्व करें, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अब ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर आपने नोड वोल्टेजेस आपने फाइंड करने हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है कि आपके नोड्स कितने हैं। ठीक है, नोड्स मैंने बताया था कि जहाँ पर आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में अटैच हों। अगर आप ये देखें इस फिगर में, पहले तो आपको बताया था ये वाला आपका हमेशा रेफरेंस नोड होता है जहाँ पर आपके सारे टर्मिनल्स और सोर्स कॉमन होते हैं। इसको हम रेफरेंस नोड भी कहते हैं, ग्राउंड नोड भी कहते हैं। अब दूसरा नोड देखें, अब अगर ये क्योंकि सिंपली वायर से कनेक्टेड है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, एक हमारा नोड ये बन गया। अब इसको नोड को हमने सिंपली नाम दे दिया है, नोटिफाई कर दिया है V1। एक ये नोड हमारा दूसरा नोड बनता है, इसको हमने V2 कह दिया है। ये हमारा तीसरा नोड है जिसको हमने V3 कह दिया है। सो हमारे 1, 2, 3 और 4 नोड हैं। ये रेफरेंस नोड है, ग्राउंड नोड जिसको कहते हैं, और ये 3 हमारे और नोड हैं। सो हमने नोड्स को पहले नोड्स देखे कितने नंबर ऑफ़ नोड्स हैं। अब देखें 1, 2, 3, 4 हैं। तो और अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारी जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो कितने होंगे, वो n-1 होते हैं। तो इट्स मीन कि हमारी उतनी इक्वेशन बनेगी। सो अब जो आपकी रेफरेंस वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू नोड,
मतलब कि अगर हम आगे हम सॉल्व आउट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आएगा, जैसे आपने वो फार्मूला पढ़ा था VAB इज़ इक्वल टू VA माइनस VB, यानी आपने वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स के निकालने हैं, तो एक आपका जो नोड है एक पॉइंट्स के में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। सो ग्राउंड नोड इज़ एज्यूम टू हैव अ ज़ीरो पोटेंशियल। रेफरेंस नोड है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड नोड की वैल्यू ज़ीरो होती है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने उस पे नोड्स पे KCL अप्लाई करना है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नोड। सो उसके बाद उसको बाय यूजिंग ओम लॉ डिफरेंट एक्सप्रेशन बनेगी, यानी कि उस नोड पे आपके ब्रांच के वोल्टेजेस क्या होंगे। देन थर्ड वन है उन इक्वेशन को आपने वोल्टेजेस के नेम देने हैं, डिफरेंट इक्वेशंस बनेगी और उन इक्वेशंस को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और देन उनको नोड वोल्टेज के अकॉर्डिंगली उन इक्वेशंस को आपने सिमुलेट करना है, सॉल्व करना है, डिपेंड करेगा आपकी किस टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये तो वो आपके फॉलोइंग स्टेप्स हैं कि आपने अगर नोड वोल्टेज एनालिसिस करना होगा तो आपने पहला स्टेप क्या करना है कि आपने पहले नोड्स के नेम देने हैं 1 2 3 4, ठीक है, और आपने कैलकुलेट करने हैं कितने नोड्स हैं, देन उनको आपने नंबरिंग करनी है, उनकी लेबलिंग क्या लें आप, देन उसके बाद आपने उनकी इक्वेशंस आपने बाय यूजिंग KCL आपने फाइंड आउट करनी है, उन इक्वेशंस को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उन इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्विंग टेक्निक्स डिपेंड करता है कि आप कौन सी आपकी फेवरेट है या इजी है जिसको आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप एक छोटा सा आपके लिए रिमेंबर है कि आपका जो आपको पता होगा कि करंट जो फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है रेजिस्टर में, ठीक है, क्योंकि जैसे नोड में हमने पढ़ा था कि जो आपका रेफरेंस नोड है वो आपका लोअर पोटेंशियल है और बाकी जो V1 V2 V3 आपके हाई नोड्स हैं। सो इफ़ अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन द रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड वी सिंपली सेट द वोल्टेज एट द नॉन रेफरेंस नोड इक्वल टू द वोल्टेजेस ऑफ द वोल्टेज सोर्स। सो मल्टीपल मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, आपका इसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हो सकती हैं, इसमें मैट्रिक्स वाली भी हैं, क्रैमर रूल्स भी हैं, और अब तो आपके लिए इजी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मैटलैब हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनमें आप सिंपली इक्वेशन को पुट करके आप सिमुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सुपर नोड ये एक स्पेशल केस होता है, उसमें क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ अ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन द टू रेफरेंस नोड्स, द टू रेफरेंस नोड्स फॉर्म अ सुपर नोड। सो अप्लाई बोथ KCL एंड KVL टू डिटरमाइन द नोड वोल्टेजेस। अगर आप इसमें देखें कि दो आपके रेफरेंस नोड बन जाएंगे तो इट्स मीन कि आपकी इक्वेशन भी ज़्यादा हो जाएंगी, जब इक्वेशन ज़्यादा होंगी तो वेरिएबल ज़्यादा होंगे, तो आप उसको एक टेक्निक से यानी KCL से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उस नोड को उसने सुपर नोड का नाम दे दिया गया। तो उस पर पहले उसी नोड पे पहले आप KCL अप्लाई करेंगे देन KVL करेंगे। अभी आगे आपकी एग्जांपल्स आएंगी तो वहाँ पर आपको इजीली आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने KCL KVL ये नोड एनालिसिस में कैसे करना है। अब ये अगेन वही आपकी फिगर आ गई है कि जिसमें उसने सब बता दिया कि जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे कि नोड्स के नेम नंबरिंग वगैरह, और फिर उनकी पोलैरिटी बता दी है, ठीक है, या वोल्टेजेस के नेम उसने दे दिए हैं, खुद ही नोटिफिकेशन दे दी है कि आपने अगर ये नोड 1 है और नोड आपका 2 है, इसके क्रॉस वोल्टेजेस नोड 3 और इस नोड 2 के क्रॉस वोल्टेजेस, यानी कि जिस रेजिस्टिव कंपोनेंट के क्रॉस आपने वोल्टेजेस फाइंड करनी है उसने सिंपली उनको लेबल कर दिया है, ठीक है। अब जो पोलैरिटी है आपकी वो आपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली आप पोलैरिटी भी सेट कर सकते हैं। सिंपली क्या होगा, जब आपका आंसर आएगा तो इन केस आपके आंसर के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि ये इंडिकेट करेगी कि आपने जो पोलैरिटी ली हुई है वो पोलैरिटी गलत है, आप इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे देन आपका फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर इसकी इक्वेशन हमने सॉल्व आउट करनी है तो बाय यूजिंग KCL इक्वेशन कैसे बनेगी, हमने V1 उसको VS का नाम दे दिया गया है, V1 इज़ इक्वल टू VS। सो ये VS है, ये V1 है इस नोड पे। सो ये अब हमने क्या किया है, हमने देखें अब V2 ये आपका ये वाला लूप है, तो वोल्टेजेस किस तरह फाइंड करते हैं। अब हमने वोल्टेज इसके अक्रॉस हमने फाइंड करने हैं R2 के अक्रॉस। सो क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देखें जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है
V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R, यानी I इज इक्वल टू V बाय R। अब हमने क्या किया, हमने इस पर किरचॉफ करंट लॉ लगाया इस नोड पे, और देन ये वजन नोड है आपका V2 बाय R, यानी जो हमारे करंट्स हैं, देखिए एक करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, एक इसमें से है और एक इसमें से है। इन तीनों करंट्स का हम इस नोड पे सम करेंगे जो आपका मेन नोड है V2। सो इस नोड के अकॉर्डिंगली आप इनका पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड करेंगे। अब दूसरा नोड ले लें, कौन से वाला, पहले हमने ये नोड लिया था, अब दूसरा नोड हमारा ये वाला है V3 माइनस, अब देखें इसका एक पॉइंट आपका है V1 के साथ भी कॉमन है और एक आपका एक पॉइंट इधर भी है। सो फर्स्ट आपने R1 की अगर करना है, ये नोड जिससे कनेक्टेड है R1 से है, सो V3 माइनस V1 बाई R1, देन V3 बाई R5, देन V3 माइनस V2 बाई R3। सो दिस ये था आपका नोड वोल्टेज एनालिसिस, जिसमें हमने इक्वेशन फाइंड आउट की, और अगेन उसमें हमने, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि आप देख लें कि अगर आप इस इक्वेशन में जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोड वोल्टेज एनालिसिस में हमने KCL अप्लाई की है। तो ये जो आपको फर्स्ट इक्वेशन नज़र आ रही है ना, आपने V2 माइनस V1 बाई R2, अगर आप इसको थोड़ा सा रिमेमराइज़ करें तो जो हम यहाँ पर ओम लॉ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ओम लॉ की एडवांस फॉर्म में हम KCL यूज़ कर रहे हैं। ओम लॉ क्या था, I इज इक्वल टू V बाई R। तो ये देखें V2 माइनस V1 का मतलब ये है कि अब आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने वोल्टेजेस का डिफरेंस आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया। यही इसमें छोटी सी टेक्निक है, क्योंकि जो आप नोड्स की नेम देते हैं तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप वोल्टेज डिफरेंस वहाँ पर लिखते हैं।